हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। सो गाइस, जल्दी से आ जाइए। जो हमने अपना ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है, ये हमारी उसकी तीसरी क्लास है। सो गाइस, जल्दी से आप लोग अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन हमें शेयर कीजिए। हम अपने सेशन को शुरू करने जा रहे हैं गाइस। सो जल्दी से आप लोग इस सेशन के साथ जुड़ जाइए। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने आगामी यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2023 के लिए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है। तो इसमें आप लोगों को 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। और गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये जो हमारी क्लास है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस क्लास का आप लोगों से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ये क्लास आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और ये क्लास रेगुलरली आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। सो गाइज, आप लोग इस क्लास के साथ रेगुलरली अगर जुड़कर अपनी प्रिपरेशन करते हैं, सो डेफिनेटली आप लोग अपना जो आगामी यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2023 है उसमें जीआरएफ को क्रैक कर लेंगे। ना केवल आप लोग अपना जैसे दिसंबर में जो यूजीसी नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करेंगे। अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहते हैं तो आप लोग जैसे पीजीटी लेक्चरर के लिए जो एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ाम होता है, आप साथ साथ आप लोगों की तैयारी उसकी भी इस क्वेश्चन सीरीज के साथ होती रहेगी। सो गाइज, अगर आप लोग ज्योग्राफी से जुड़े हुए किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए ही है। आप लोग जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए हमारी क्लास में। फिर हम अपनी क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको जल्दी से बताना चाहूँगी कि जो ये क्वेश्चन सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, ये अजय सर की बुक आई है ए विक्टर ज्योग्राफी। इसमें सर ने बहुत ही मतलब 10,000 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। और हम लोग जो ये क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहे हैं वो इस बुक से ही लेके आ रहे हैं। गाइस, अगर आप लोगों को इस बुक को परचेज करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इसका लिंक शेयर कर दूंगी। आप इस बुक को वहां से परचेज कर सकते हैं। गाइस, अगर आप लोग बुक को परचेज करते हो तो आपको इसका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जैसे क्वेश्चन सीरीज मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं, और आफ्टर दैट आप जैसे क्वेश्चन को एक फॉर्मेट के रूप में या एक हार्ड कॉपी के रूप में बुक से उसको दोबारा से देख सकते हैं, दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, डेफिनेटली फिर आपका जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी एग्जाम हो ज्योग्राफी का, उसको निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। सो चलिए जल्दी से हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सो गाइस, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। गाइस, बेशक आप लोगों का मतलब आंसर सही है या गलत, आप लोग उसको कमेंट में जरूर मतलब अपना जो आंसर है उसको दीजिए, क्योंकि इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं, अगर आप लोग सही करते हैं तो आपको उससे आइडिया लगेगा कि आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है। और अगर गलत करते हैं तो यहाँ पे अगर आप गलत करते हैं तो फिर आप उसको एग्जाम में बिल्कुल सही करेंगे। वो गलती जो आप यहाँ कर रहे हैं वो एग्जाम में नहीं करेंगे। सो जैसा भी हो, सही या गलत, अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सो जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सो गाइड, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सहज संबंध गुणांक यानी कोफिशिएंट कोरिलेशन से ये क्वेश्चन आप लोगों का, कि निम्नलिखित में से कौन सा सहज संबंध गुणांक की विशेषता नहीं है। सो गाइस, देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ये जो आर है ये कोफिशिएंट कोरिलेशन के लिए हम जैसे आर है, एक मिनट में आपको बताना चाहूंगी, एक्सप्लेन करूंगी इसको। जो आर है वो कोफिशिएंट कोरिलेशन के लिए यूज किया जाता है गाइस। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि चयन के उद्भव की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही बात है गाइस। इसमें जो कोफिशिएंट कोरिलेशन होता है उसमें जो हम वो सिलेक्शन होता है उसकी हमें फ्रीडम होती है। ऑप्शन नंबर 2 है मापक से स्वतंत्र, जो हमारा कोफिशिएंट कोरिलेशन होता है वो मापक से स्वतंत्र भी होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा कि जो कोफिशिएंट कोरिलेशन है वो -1 और +1
0.0 के बीच में होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है गाइस। आप लोगों को पता होगा कि इसका लेवल होता है कि वो अगर -1 है तो वो हाईली नेगेटिव होगा। अगर वो 0 0 है तो उसमें कोई कोफिशिएंट कोरिलेशन नहीं होगा। और अगर वो 0.5 है तो वो नॉर्मल कोरिलेशन होगा। और अगर 1 है तो वो स्ट्रांगली हमारा कोफिशिएंट कोरिलेशन बनेगा। सो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि अगर +1.0 पूर्णतः इसको आप बोल सकते हो कंप्लीटली नेगेटिव कोरिलेशन को का संकेत देता है। ये बिल्कुल गलत बात है गाइस। आप लोगों को पता है अगर +1.0 है तो वो नेगेटिव को नहीं, वो पॉजिटिव को शो करता है गाइस। किसको शो करता है? वो पॉजिटिव को शो करेगा गाइस। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है हमारी यहाँ पे गलत। सो आप लोग स्टेटमेंट नंबर डी को काट दीजिए, ये पॉजिटिव होगा। और स्टेटमेंट नंबर ई क्या बोल रही है हमारी? ये बोल रहा है अगर -1.0 पूर्णतः धनात्मक, या आप इसको बोल सकते हो पॉजिटिवली कोरिलेशन का संकेत देता है। ये बात भी बिल्कुल गलत है गाइस। मैंने अभी आपको ऊपर बताई, अगर +1.0 है तो वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर -1.0 है तो ये नेगेटिव होगा गाइस, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है वो कोफिशिएंट कोरिलेशन की नहीं है, तो ये डी और ई आप लोगों का गलत हो गया। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो ऑप्शन नंबर डी और ई है ये कोफिशिएंट कोरिलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक बार आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ। सो देखिए गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में कोफिशिएंट कोरिलेशन हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उससे मतलब नेट जीआरएफ में लगातार क्वेश्चन बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। सो आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानिए और इसको एक बार आप जो एक्सप्लेनेशन है उसको बड़े ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आगामी एग्जाम में आप क्वेश्चन को गलत ना करें। तो जो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जो कोरिलेशन होता है वो दो सांख्यिकी चरों या जो हमारे दो स्टेटिस्टिकल वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच का जो रिलेशन होता है या संबंध होता है उसका माप होता है। या दो चरों में यह बताता है कि जो दो वेरिएबल्स या दो चर हैं वो आपस में कितने संबंधित या उनका रिलेशन कैसा है। दो चरों के परस्पर संबंधों का सबसे अच्छा माप जो पियर्सन का कोफिशिएंट कोरिलेशन है या कोफिशिएंट सहसंबंध गुणांक है वो होता है, जिसे प्राय सहसंबंध गुणांक कहा जाता है, जिसे आर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि कोफिशिएंट कोरिलेशन को आर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गाइस एक बार आप लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए कोफिशिएंट कोरिलेशन की क्या है। ये बोल रहा है कि जो सहसंबंध का मान -1 से +1 है उसके बीच में होता है। ये बिल्कुल सही बात है। और जो सहसंबंध का अगर हमारा जो कोफिशिएंट कोरिलेशन है या जो हमारा सहसंबंध कोरिलेशन है अगर वो सम्मित होता है, जब दोनों चरों में पूर्णतः सिद्ध है, रैखिक संबंध होता है। अगर जो हमारा गाइस रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच का अगर वो रैखिक है तो वो हमारा सम्मित होगा। और जो दो सहसंबंध का मान अगर +1 होता है, जब दोनों चरों में पूर्णतः अगर व्युत्क्रम या आप इसको बोल सकते हो रिवर्सिबल बोल सकते हो, अगर दो चरों में पूर्णतः व्युत्क्रम रैखिक संबंध होता है तो जो सहसंबंध का मान है वो -1 होगा, सहसंबंध का मान होगा -1। और अगर अन्य स्थिति में सहसंबंध का मान -1 से +1 के बीच में होता है। आप लोगों को पता है कि इसमें हमारे वो 4 से 5 चार टाइप्स बनते हैं कि ये जैसे हाईली स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, जीरो कोरिलेशन है या नेगेटिव है या लेस नेगेटिव कोरिलेशन बन रहा है। तो चार नहीं, आपके 5 टाइप्स हैं। ये आपको मैं करवाऊंगी आगे एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जब सहसंबंध का मान 0 होता है तो यह स्थिति चरों के बीच जो रिलेशन होता है उसको अनुपस्थित या उसको इसमें जब अगर हमारा जो कोरिलेशन है उनके बीच में जो रिलेशन है वो नहीं है तो वो उसको रिलेशन को अनुपस्थित दिखाता है। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड है इस पे आ जाइए। सो गाइस जल्दी से देखिए, अगर आप लोगों ने ये पहले क्वेश्चन वाली एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। देखिए गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर जो हमारा रिलेशन है वो +1 या ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो वो रिलेशन हमारा हो जाएगा पॉजिटिव।
और अगर हमारा डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव, क्योंकि ये अगर हमारा रिलेशन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको हम नेगेटिव बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे हमारा रिलेशन ऊपर की तरफ, जो हमारी लाइन है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। और जो ये हमारी लाइन है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं दी हुई है आपको, तो यहाँ पे कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा, यहाँ पे जीरो कोरिलेशन होगा। और जो ये है हमारा, ये ऊपर जाके और फिर नीचे आ रहा है, तो ये हमारा पर्ण धनात्मक होगा, मतलब। सो एक बार आप इस क्वेश्चन की हम वो कर लेते हैं, इनको मैच कर लेते हैं कि इसके साथ कौन सा ऑप्शन जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जैसे मैंने बताया था, अगर ये हमारा क्वेश्चन यस, तो हमारा पहले का हो जाएगा, ये हमारा ग्रेटर है, ग्रेटर देन है, तो ये हमारा धनात्मक है। और जो हमारा सेकंड है उसका हमारा डी हो जाएगा। और जो हमारा थर्ड है इसमें कोई रिलेशन नहीं था, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो चार है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये पूर्ण ऋणात्मक है क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है लाइन, तो ये हमारा नेगेटिव रिलेशन को शो कर रही है। और गाइस, ये क्वेश्चन आपका जनवरी 2017 में जो यूजीसी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस हमारा। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह संबंध गुणांक इसके मान से मेल नहीं खाता। मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से 2 बार 3 बार बताया है कि कोफिशिएंट कोरिलेशन में अगर कितनी वैल्यू है तो कौन सा रिलेशन बनेगा। तो जल्दी से आप लोग देखिए कि इसमें कौन सा रिलेशन बनेगा। और ये पूछ रहा है कि कौन सा मेल नहीं खाता, तो जल्दी से बताइए। गाइस, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर -1 है तो वो आपका पूर्ण धनात्मक होता है, अपूर्ण नहीं आएगा। यहाँ पे आपका आएगा पूर्ण धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर +1 है तो वो पूर्णतः धनात्मक होता है, और अगर जीरो होता तो उसमें कोई रिलेशन नहीं होता। और धनात्मक सार्थक अगर हमारा 0.5 से, जो हमारा 0.5 है वो <1.0 है, तो इसको हम अ, धनात्मक सार्थक के अंदर रखते हैं। इसका जो ये क्वेश्चन है इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको अगर आपको बाद में पीडीएफ मिलती है तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। मैं इसको निशान लगा देती हूँ एक बार आंसर में। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। गाइज, इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसके एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बोल रही है। कि जो अपूर्ण ऋणात्मक है वो -1.0 नहीं होता, मैंने आप लोगों को बता दिया। ये दिसंबर 2016 में आया था क्वेश्चन, सॉरी 3 जुलाई 2016 में आया था। सह संबंध गुणांक का मान +-1 अगर है तो वो पूर्णतः धनात्मक या पूर्णतः ऋणात्मक होगा। और अगर जो हमारा सह संबंध है वो +-0.9 से +-1 के बीच है, तो उसको हम बोलेंगे कि अत्यधिक सह संबंध है, जो इसको हाईली स्ट्रॉन्ग रिलेशन बोलेंगे। और अगर +-0.7 से +-0.9 के बीच है तो ये अधिक सह संबंध है, हाईली रिलेटेड, या इसको हम बोलेंगे हाईली कोरिलेशन। और अगर हमारा +-0.4 से लेके +-0.7 है तो इसको हम नॉर्मल कोरिलेशन बोलेंगे। और अगर हमारा +-0.2 से लेके +-0.4 है तो ये हमारा वीक कोरिलेशन बनेगा। और अगर हमारा +-0.2 से लेके उससे भी अगर लो है तो ये हमारा जो सह संबंध है, यहाँ हम उसको बोलेंगे कि यहाँ हमारा कोई कोरिलेशन नहीं है, यहाँ पे जीरो कोरिलेशन है गाइस। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ गाइस, इसमें आप लोगों को स्टेटमेंट दी हुई है और उनका रिलेशन पूछा गया आप लोगों से। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। गाइस, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में आप लोगों को अजरसन और रीजन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, उनमें आप लोगों को रिलेशन बताना है। आई होप आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दिया होगा गाइस। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका क्या आंसर सही है, क्या पूछा गया क्वेश्चन में। देखते हैं इसको जल्दी से।
सो गाइस ये बोल रहा है कि जो आंशिक सहज संबंध है वो तीन या तीन से अधिक चरों के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है गाइस। ये आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा थ्योरी में कि जो हमारा सह संबंध होता है उसमें तीन या तीन से अधिक चरों के लिए वो जो पद्धति है वो अपनाई जाती है। और जो हमारा इसमें रीजन दिया हुआ है कि जो मूलतः यह दो चरों के बीच संबंध होता है जिसमें तीसरा चर स्थिर होता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें हमारी दो जो वेरिएबल्स होते हैं वो उनमें वो वेरिएशन आती है और जो हमारा तीसरा चर होता है वो कांस्टेंट होता है गाइस। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही दी हुई हैं। बट ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है या जो आपका रीजन है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा क्वेश्चन ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ओके। ये क्वेश्चन आपका जुलाई 2017 में यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया था। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सो गाइस जल्दी से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिस्थिति में पियर्सन के सह संबंध के गुणांक का उपयोग किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। अगर मैंने आप लोगों को बार बार पीछे बताया था कि ये जो पियर्सन का सह संबंध गुणांक है इसका यूज किस लिए किया जाता है। सो गाइज अगर मैं बताती हूँ आप लोगों को, एक बार आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग इसका आंसर देते तो वेल एंड गुड। आप लोग बहुत ही एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा क्योंकि यूजीसी नेट के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है ये। उसका अच्छा खासा लेवल होता है क्वेश्चन का। सो गाइस बताती हूँ मैं आपको कि जो पियर्सन का सह संबंध गुणांक है उसका यूज किया जाता है कि जब हमें जो डाटा है वो नॉर्मली रूप से जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके लिए किया जाता है। कि जब डाटा सामान्य रूप से वितरित किया जाता है तो उसके लिए कोफिशिएंट कोरिलेशन या कार्ल पियर्सन के सह संबंध गुणांक का यूज किया जाता है। सो इसका आपका इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके। जब डाटा सामान्य रूप से वितरित की होता है ना तो जो हमारा डाटा है वो नॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या जो गिवन डाटा है वो नॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसका जो स्टडी करते हैं उसके अध्ययन के लिए हम कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट कोरिलेशन का यूज करते हैं। ओके। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिसंबर 2014 में आया था यूजीसी नेट के एग्जाम में। सहज संबंध का प्रयोग दो चरों इसको देखो। जो ये हमारा कोफिशिएंट कोरिलेशन है ना कार्ल पियर्सन का, ये जो हमारे दो वेरिएबल्स के लिए जो ग्रुप्स होते हैं या जो हमारी सीरीज होती हैं श्रेणियां होती हैं जो उनके अंदर जो रिलेशन होता है ना उन उस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम जो ये कोफिशिएंट कोरिलेशन है इसका यूज करते हैं। सह संबंध गुणांक का प्रयोग जो सामान्य रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है उसकी स्टडी के लिए किया जाता है। सह संबंध गुणांक का प्रयोग सामान्य रूप से वितरित डेटा के लिए किया जाता है। और जो काल श्रेणियों में जो सह संबंध गुणांक का प्रयोग किया जाता है आप लोगों को पता होगा, मैंने ऊपर भी बताया यही बात कि जो श्रेणियों में भी जो रिलेशन है उसके लिए भी कोफिशिएंट कोरिलेशन का यूज होता है। और गाइस जो ये कोफिशिएंट कोरिलेशन होता है ना कार्ल पियर्सन का, तो गाइस ये क्वांटिटेटिव मेथड पे बेस होता है। सो गाइस ये क्वांटिटेटिव मेथड पे बेस होता है। आपसे जैसे आने वाली एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पुट किया जा सकता है कि जो कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट कोरिलेशन है वो किस मेथड पे बेस होता है। तो ये किस मेथड पे बेस होता है, ये क्वांटिटेटिव मेथड पे बेस होता है गाइस ये। और ये इनका फॉर्मूल जैसे जो हमारा कोफिशिएंट कोरिलेशन है ये उसका फार्मूला होता है। आप लोग फार्मूले को देख सकते हो, लिख सकते हो। वैसे क्वेश्चन तो नहीं आते इससे। क्वेश्चन ज़्यादा स्तर मतलब जो इसकी थ्योरी है उसी से बनता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से बनता है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन है देते तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। कोफिशिएंट कोरिलेशन के अकेला एक क्वेश्चन ही आप लोगों को पता होगा 20 से 25 मिनट में निकलता है। तो क्वेश्चन वो एज यूजुअली नहीं देते एग्जाम में। आप लोगों से हो सकता है आने वाली परीक्षा में फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो आप लोग एक बार फॉर्मूले को ध्यान से देख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है कि सहज संबंध गुणांक का कौन सा मान सही सुमेलित जो इनकी सही सुमेलित श्रेणी है उससे संबंधित नहीं है।
सो गाइज मैंने आप लोगों को इसकी जो टाइप्स हैं सारी बताई थी कि अगर 0.99 है तो कैसा रिलेशन है, 0.05 है तो हमारा रिलेशन कैसा है, -0.9 है तो रिलेशन कैसा है, -0.01 है तो हमारा रिलेशन कैसा है। ये पूछ रहा है कि जो वैल्यू दी हुई है और उसके सामने जो रिलेशन है वो सही है या नहीं है, आप लोगों को वो फाइंड आउट करना है इसमें। सो गाइज बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को पता है, मैंने बताया था अगर 0.9 है तो वो हाईली स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर -0.01 है तो वो हाईली नेगेटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल सही बात है ये भी। और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि अगर +0.05, गाइज ये हम लोगों ने किया था कि अगर 0.05 लेस देन 1 है तो वो नॉर्मल जो हमारा कोरिलेशन बनेगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, हमारा नॉर्मल कोरिलेशन बनेगा। और ये ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि -0.99 यस गाइस, इन्होंने दिया हुआ है कि -0.99 ये बिल्कुल गलत है गाइस। हमारा शून्य रिलेशन जब बनता अगर हमारी वैल्यू 0.0 होती, या अगर 0.-0.9 है तो यह हाईली नेगेटिवली कोरिलेशन है, हाईली स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है, ना कि शून्य। शून्य जब होता अगर 0.0 होता। यहाँ पे 0.0 ना देके इन्होंने 0.9 दिया है गाइस, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा। इन्होंने यही पूछा था कि कौन सा जो आंसर है वो सही सुमेलित नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही सुमेलित नहीं है गाइस। सो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी दिखा रहा है, शून्य बोल रहा है और दिखा रहा है हाईली नेगेटिव कोरिलेशन को। सो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ आपको कि ये 0.99 शून्य को नहीं दिखाता। ये दिसंबर 2013 में आया था क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ये जो हमारे डायग्राम होते हैं ना, जैसे बार डायग्राम, पाई, आरेख, आरेख, आलेख डायग्राम जो हमारे होते हैं गाइस, ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से उस एरिया से क्वेश्चन आया, जैसे पाई डायग्राम, बार डायग्राम, उससे क्वेश्चन आया है गाइस। और इससे क्वेश्चन आप इसको मान के चलिए कि ये क्वेश्चन हर साल आता है यूजीसी नेट ज्योग्राफी के एग्जाम में। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या कॉलेज उसका पीजीटी लेक्चरर का एग्जाम हो, यूजीसी नेट का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है गाइस। और इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी इस क्वेश्चन में। अगर आप लोग को एग्जाम के टाइम इसमें से कुछ भी याद नहीं रहता तो आप लोगों को मैं एक की वर्ड है वो बताऊंगी, आप लोग उसको याद रख सकते हैं और आप 99.9% उस क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख नगरीय केंद्रों के स्थानिक विस्तार के नगरीय भूमि उपयोग यानी लैंड यूज के टाइप्स। गाइस अगर लैंड यूज के टाइप्स, ये पूछ रहा है कि भूमि उपयोग के प्रकारों के वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से चित्रित करता है। सो गाइस मैं बताती हूँ आपको, अगर कहीं भी आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि जो लैंड यूज है हमारा, उसके टाइप्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप लोग आंख बंद करके उसमें लगा सकते हैं गाइस पाई डायग्राम। क्या लगा सकते हैं गाइस, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पाई डायग्राम। अगर लैंड यूज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, उसके टाइप से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर गाइस पाई डायग्राम ही लगाना है। अगर ऑप्शन में पाई डायग्राम दिया हुआ तो आप लोग वहाँ पे पाई डायग्राम को सही करके आएंगे, क्योंकि इसका आंसर होगा पाई डायग्राम। गाइस आप लोगों को बता दूं कि पाई डायग्राम में ऐसे एक सर्कल बनाया जाता है। ये मैं थोड़ा सा माउस से जैसे सर्कल पूरे सही से नहीं बना पा रही, कोशिश करती हूँ दोबारा से बनाऊं। तो देखिएगा इस कोशिश करते हैं क्या होता है पाई डायग्राम में। बेसिकली पाई डायग्राम में आप लोगों को एक सर्कल बनाया जाता है गाइस पाई डायग्राम में। और जैसे वो बोल दे कि ये इसने पूछा कि नगर का, तो आप लोगों को बताना है कि जो अर्बन एरिया में जो लैंड यूज होती है ना, उसमें किसका कितना मतलब वो रहता है कि कितनी परसेंटेज रहती है लैंड यूज की। तो आप लोग बताएंगे कि जो अर्बन एरिया है ना उसमें आप लोगों का, आप लगा सकते हैं कि जो 70% है वो यूज रहता है, कॉमर्शियल यूज रहता है,
कमर्शियल में मार्केट वगैरह का, और ये सब आ जाएगा। और इसमें आप लोग बता सकते हैं कि जैसे जो 70 के बाद आपका रहता है कि 13% कर सकते हैं आप, या फिर आपको जैसे आप बताओगे कि जो 15% यूज़ है इसमें आपका 15% यूज़ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो जाएगा। और उसमें से आपका 5%, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अर्बन एरिया में बहुत ही कम एग्रीकल्चर के लिए लैंड होता है, तो आपका 5% जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। और आप लोग बता सकते हैं कि जो 10% जो हमारी लैंड है, वो 10% लैंड हमारी यूज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन का जो काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम, उसके लिए यूज हो सकता है। सो इस क्वेश्चन को देख के आप इजीली बता सकते हो कि जो अर्बन लैंड यूज है उसमें कि मतलब किस उसका वेटेज कितना रहा है लैंड यूज में। सो गाइस, पाई डायग्राम इसके लिए सबसे बेस्ट डायग्राम माना गया है, या फिर लैंड यूज में हम पाई डायग्राम का ही यूज करते हैं। सो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो चलिए, ये क्वेश्चन आपका 2014 दिसंबर यूजीसी नेट एग्जाम में आया था। पाई आरेख, इसका प्रयोग साधारणतः किसी समूह की संरचना या कोई भी जो ग्रुप है उसकी जो स्ट्रक्चर होता है या उसका जो टेक्सचर होता है उसको स्पष्ट करने के लिए पाई डायग्राम का यूज किया जाता है। ओके, सो जल्दी से चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में राज्य के स्तर पर जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना किसके द्वारा श्रेष्ठ रूप से निरूपित की जा सकती है। गाइज, यहाँ पे आप लोगों के दो क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन तो ये है, एक क्वेश्चन और बनता है जो बार बार रिपीट होता है। मैं आप लोगों को दोनों क्वेश्चन बताऊंगी, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। गाइज, अगर कोई मतलब बच्चे हैं जो इस क्लास को बाद में ऑफलाइन देख रहे हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि हम लोग जो भी आप लोगों के जो कमेंट होते हैं बाद में उनका रिव्यू लिया जाता है, और जो भी आपका सजेशन होता है हम लोग उस पे मतलब उनको देखते हैं, और जो भी आपका सजेशन होता है उस पे वर्क किया जाता है कि आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या आप लोगों के सजेशन है हमारे लिए। सो आप क्लास को ऑनलाइन देखें या ऑफलाइन, आप अपने जो सजेशन है या जो अपना आंसर है क्वेश्चन का उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दे गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बताया था, इसमें हमारे दो क्वेश्चन बन रहे गाइस। अगर आपसे पूछता है ना एग्जामिनर कि जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो आप लोग लगाएंगे डॉट मेथड। कौन सा लगाएंगे? डॉट मेथड। बट गाइस, इसमें यहाँ एग्जामिनर ने आपसे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछा। एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि जनसंख्या की जो व्यवसायिक संरचना या पॉपुलेशन की जो ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रक्चर है उसको किसके द्वारा बेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गाइज, आप लोगों को पता होगा ऑक्यूपेशन में बहुत सारी वेरिएशन होती है। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई क्लर्क है, कोई बैंकिंग सेक्टर में है। तो उसको हम एक मतलब बहुत ही अगर एक अच्छे वे में दिखाना चाहें, जनसंख्या का जो हमारा कॉमर्शियल जो स्ट्रक्चर है, तो उसको हम चक्र आरेख से दिखा सकते हैं गाइस। सो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चक्र आरेख से हम जो हमारा कॉमर्शियल जो स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का उसको बेस्ट वे में दिखा सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन या जनसंख्या का वितरण किससे दिखाएंगे, तो अगर आप लोगों से एग्जामिनर जनसंख्या का वितरण पूछता है तो आप लगाएंगे डॉट मेथड। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पॉपुलेशन का, तो आप लोगों को लगाना है चक्र आरेख। ओके, सो गाइस जल्दी से चलिए आप लोग इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है दिसंबर 2013 में आया था। ये देखिए, चक्र आरेख है ना, वो 2 डायमेंशनल आरेख होता है गाइस। जो हमारा चक्र आरेख होता है ना वो 2 डायमेंशनल होता है। और इसके द्वारा जो हम स्टेटिस्टिकल डाटा है या जो हमारे सांख्यिकी के आंकड़े हैं उसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं गाइस। ओके, चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 पे जल्दी से चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि किसी क्षेत्र में विभिन्न भूमि उपयोगों के अनुपात को निरूपित करने के लिए उपयुक्त है। सो गाइस, इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको हिंट दी थी, पीछे भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों को लैंड यूज दिया जाता है कि लैंड यूज के बारे में बताओ, यही आ गया भूमि उपयोग यानी लैंड यूज, और उसके बारे में आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा गाइस, तो आपको वहां पे बिना सोचे लगा देना है पाई आरेख, क्योंकि लैंड यूज को दिखाते हैं हम पाई आरेख के द्वारा। ये मैंने आपको पीछे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था।
सो चलिए एक बार इसकी वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ये दिसंबर 2012 में आया था क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि ये सरल थम जो दो विभाचित्र हैं उसको दिखाता है, प्रत्येक वृत्त को कई भागों में। मैंने आपको बताया था कि पाई डायग्राम में एक सर्कल को जो जो लैंड का यूज होता है, जिस टाइप्स का जितना यूज रहता है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। तो इसमें क्या है कि जो हमारा सर्कल है उसको संपूर्ण उसके जो घटक या उसके जो एलिमेंट होते हैं उसके अनुसार डिवाइड किया जाता है। और पूर्णतः जो हमारा एक हमारा जो होल सर्कल है, जो वो घटक है ना, जिसका भी जितना भी परसेंटेज है उनकी पूर्णता या उनको कंप्लीट रूप से रिप्रेजेंट करता है। और इस अंतर्विभक्त वृत्त को पाई चित्र कहते हैं। जो ये हमारा सर्कल होगा, सर्कल बनेगा, इसको हम बोलेंगे पाई डायग्राम। ओके। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से गाइस इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारा जो मानचित्र में जो हमारी मापनी होती है, जो स्केल होता है, वहां से आया हुआ है गाइस। अगर आप पीजीटी ज्योग्राफी का एग्जाम दे रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं गाइस, तो ये क्वेश्चन वहां पे आप इसको जितना भी लिखो कि मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट मैं आपको बोलूं, उतना ही कम है गाइस। क्योंकि आपको लोगों को पता है कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से जो कुछ स्पेसिफिक एरिया है जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक है। जो हमारी जो स्केल होता है, जो हमारा आरएफ होता है, उससे जो क्वेश्चन बनता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में, ये वहीं से है। इसमें पूछा गया है कि हमारा आरएफ है, ये जो 1:50,000 दिया हुआ है गाइज, ये हमारा आरएफ है। आरएफ को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आरएफ को बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये हमारा आरएफ है। सो गाइस, पैमाने वाले मानचित्र के आकार में अगर 5 गुना वृद्धि की जाती है आरएफ में, तो बड़े मानचित्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना नहीं है? कौन सा पैमाना नहीं है गाइस, आप लोगों को बताना है। ये बोल रहा है ये हमारा आरएफ है, और ये आरएफ दिया हुआ और स्केल दिया हुआ। ये बोल रहा है कि अगर हम 5 गुना उसको इनलार्ज कर देते हैं तो जो मानचित्र में कौन सा पैमाना सही होगा, जो हमारी मापनी है वो फिर कौन सी बनेगी। अगर हम पाँच, जो हमारा वो आकार है, जो साइज है, अगर उसमें 5 गुना वृद्धि कर देते हैं तो जो हमारा जो पैमाना है या हमारी जो स्केल है वो दोबारा से वो किस रेशो में बनेगा। सो गाइस जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर डी का आंसर क्या होगा। सो गाइस, आप लोगों को पता है कि अगर जो आकार है, आकार में अगर हम वृद्धि कर रहे हैं तो जो स्केल है या फिर जो पैमाना है गाइस वो छोटा हो जाएगा। अगर 5 गुना वृद्धि की है तो यस यस गाइस, अगर इसमें 5 गुना वृद्धि की है तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम इसमें 5 गुना वृद्धि करेंगे तो जो ये हमारा स्केल है या पैमाना है, ये 5 गुना कम हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो 5 से। ऐसे अगर आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10,000। 5 दून, इसको 2 से डिवाइड करें, इसको डिवाइड करो। ये मैं लिख नहीं पा रही सही से, एक बार इसको इरेज करके लिखती हूँ। ये थोड़ा सा इधर ऐसे हो गया, ये माउस नहीं चल रहा अच्छे से, इधर लिखते हैं इसको। सो गाइज, आप इसको 5 से डिवाइड कर दो। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो जो आपका आंसर आएगा ना, देखो आपसे इसने क्या पूछा क्वेश्चन में कि आकार, अगर इसका एक रिवर्सिबल या मैं इसको बोलूं व्युत्क्रम, इनमें जो अपोजिट रिलेशन होता है, अगर आकार में वृद्धि होगी तो जो पैमाना है वो कम हो जाएगा, और अगर पैमाना बड़ा होता है तो जो आकार है अगर पैमाना बढ़ेगा तो आकार कम हो जाएगा, और आकार बढ़ेगा तो जो पैमाना है वो कम हो जाएगा। तो इसको आप 5 से डिवाइड करो, आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 1:10,000 हो जाएगा गाइस। देख लो, ये 1:10,000 हो गया। ये दिसंबर 2014 में आया था। किसी मानचित्र के आकार में वृद्धि होने पर उसकी मापनी भी बढ़ जाती है। 1:50,000 पैमाने वाले मानचित्र के आकार में अगर 5 गुना वृद्धि करते हैं तो मापनी का मान वो 1:10,000 ही रह जाता है। क्योंकि सरल शब्दों में कहें तो मानचित्र के आकार में वृद्धि होने पर जो मापनी का मान है कम हो जाता है। यही बताया था गाइस मैंने आप लोगों को, इनमें ना एक अपोजिट रिलेशन होता है। अगर जो हमारा साइज है, अगर हम साइज को इनलार्ज करेंगे तो जो हमारी मापनी है उसमें रिडक्शन हो जाएगा, या जो मापनी का मान है वो कम हो जाएगा। यही आप लोगों को इसमें दिया गया था। और जो आप लोगों को पता है कि अगर मापनी का मान कम होता है ना, अगर हमारा स्केल छोटा होता है तो उसको उसमें ज्योग्राफी में हम वृद्ध मापनी कहते हैं, क्योंकि वही इसमें अपोजिट रिलेशन होता है। जितना आप वो आरएफ ज्यादा लोगे उतना ही आप उस लैंड को ज्यादा वो शो कर पाओगे। जितना आपका वो छोटा होगा आप कम लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे या कम लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा पाओगे। क्वेश्चन नंबर
11। आप जल्दी से देखिए कि मूल मानचित्र का आरएफ 1:50,000 है और नवीन मानचित्र का आरएफ है वो 1:2.5 लाख होगा, तो विस्तार एवं संकुचन का जो सही अनुपात है वो क्या होगा। गाइस मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि इनके अंदर जो रिलेशन होता है ना वो अपोजिट रिलेशन होता है। अगर एक जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन या फिर आरएफ अगर 1:50,000 से 1:2.5 लाख हो रहा है, तो आप लोग अब इसको इजीली बता सकते हो कि इसमें संकुचन होगा या विस्तार होगा और कितना होगा। जल्दी से बताइए गाइस इसका आंसर। सो गाइस आप लोगों को पता है कि आप लोग इसमें वो हो रहा है, क्या नाम है, 1:50,000 से 1:2.5 लाख हो रहा है, तो आप इसको इसके साथ डिवाइड कर दीजिए 50,000 के साथ। सो गाइस अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 50,000 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5। 5 के साथ इसको काटेंगे, 0 से 0 कटेंगे, 5 5 25। तो इसका आपका ऑप्शन आ जाएगा। आपको मैंने बताया था अगर एरिया इनलार्ज हो रहा है तो उसमें रिडक्शन होगा, क्योंकि इन जो आरएफ इनलार्ज हो रहा है तो एरिया है उसमें रिडक्शन होगा, क्योंकि इनके अंदर ना अपोजिट रिलेशन होता है गाइस। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा गाइस। ऑप्शन नंबर ए, इसमें 5 गुना 1/5 गुना या 1:5 गुना संकुचन होगा, 1:5 गुना संकुचन होगा। मानचित्र का इनलार्जमेंट ऑफ मैप, मैंने आपको बताया था कि दो स्टेटमेंट होती है कि मैप मैप का इनलार्जमेंट होता है और रिडक्शन ऑफ मैप होता है। किसी मानचित्र को उसके मूल आकार से अगर बड़े आकार में बनाने को मानचित्र को इनलार्जमेंट करना बोलते हैं। अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1:1 लाख दिया गाइस और उस पर बने मूल मानचित्र का अगर आरएफ आप लोग 1:1 लाख से 1:75,000 कर देते हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि आप लोगों ने जो हमारा मानचित्र था ना उसको इनलार्ज कर दिया। दूसरा होता है रिडक्शन ऑफ मैप। इसमें अगर आप लोग किसी मैप में जो उसका मूल आकार है उससे अगर उसको छोटे आकार में बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं मानचित्र का लघुकरण या रिडक्शन ऑफ मैप। यदि आपको आरएफ 1:50,000 दिया हुआ है और फिर आप आरएफ को 1:1 लाख पर एक उसी उसको आप 1:1 लाख पर बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि आपने जो मैप है उसका रिडक्शन किया है। ओके गाइस जल्दी से चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये बोल रहा है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन अगर 1:2.5 हजार है तो मानचित्र को अगर 2.5 गुना बड़ा कर दिया जाए तो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बनेगा दूसरा इनलार्ज करने के बाद, 2.5 गुना इनलार्ज करने के बाद जो दूसरा हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकल के आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। जल्दी से बताइए गाइस। वही मैंने आप लोगों को इसमें बस एक ही बात याद रखनी है कि मापनी और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है उनको अगर इनलार्ज और रिडक्शन करते हैं तो उनमें एक ऑपोजिट रिलेशन बनता है। ये हमारा था 1:2.5 हजार और इसको हमने 2.5 गुना बड़ा किया है। तो देख लो अगर ये अपोजिट रिलेशन है, ये बड़ा करने के लिए बोल रहा है गाइस, तो जो मापनी है वो हो जाएगी 1:1 हजार, क्योंकि इसमें अपोजिट रिलेशन है। माप जैसे मानचित्र का आकार बड़ा होगा तो मापनी का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा या उसमें रिडक्शन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी हमारी जो स्केल है। जल्दी से चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो। यदि मानचित्र का आकार बड़ा किया जाता है तो जो मापनी का मान है वो कम हो जाता है, एवं यदि मानचित्र को छोटा करते हैं तो जो मापनी का मान है वो बढ़ जाता है। वही है फिर जो मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग जल्दी से देखिए। अगर आरएफ आपको 1:55,000 पर बनाया गया कोई मैप, तो यदि मानचित्र को आप छोटा करके आधा कर देते हैं तो उसमें से जो उसका अंश है वो कितना से उसका जो दोबारा से वो होगा अंश वो कितना होगा, जो हमारी दोबारा से वैल्यू निकल के आएगी रिडक्शन के बाद, छोटा करने के बाद, वो कितनी आएगी। हिंदी में लिखा है कि प्रातिनिधिक अंश सही होंगे। सो गाइस जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि इसमें एक ऑपोजिट रिलेशन अगर ये छोटा कर रहा है, और ऑपोजिट रिलेशन में आपको बार बार बता रही हूँ 1:55 सो इसमें दिया हुआ है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा 1:11,000। जल्दी से चलिए गाइस, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिया, अब यहाँ पे नहीं करूंगी।
क्वेश्चन नंबर 14, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन अगर 1:5000 है जिसे 3 गुना कम कर दिया गए तो छोटे किए गए मानचित्र के लिए कौन सा आरएफ होगा। वही गाइस, इसमें अब आप लोग मेरे से पहले आप लोग आंसर दो। ये मैंने आपको इतनी बार बता दिया कि इनमें अपोजिट रिलेशन होता है। आरएफ और जो हमारा स्केल है, अगर उसको इंक्रीज करते हैं तो आरएफ को अगर इंक्रीज करेंगे तो स्केल की जो रेशियो है क्या निकल के आएगी, और अगर स्केल को इंक्रीज करेंगे तो आरएफ पे क्या इफेक्ट होगा। जल्दी से बताइए गाइस। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया हुआ है 1:5000 और उसको कितने गुना छोटा किया इन्होंने, 3 गुना। तो गाइस ऑब्वियसली आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये था हमारा 5,000 था और 3 गुना कम किया है, तो वही हमारा जो उस पे स्केल होगा वो 3 गुना बढ़, जैसे 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जल्दी से चलिए, ये दिसंबर 2012 में आया था। क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, जल्दी से देख लीजिए एक बार आप लोग। ये एक तरफ आप लोगों को गाइस वो दिए हुए हैं कि कौन सी रिवर पे कौन सा डैम बना है, और दूसरी तरफ वो दिए हुए हैं, स्टेट दी हुई है कि कौन सी स्टेट में कौन सा डैम है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए गाइस, जल्दी से बताइए। बहुत ही इजी हैं। अगर आप लोगों को इनमें से कोई, हीरा कुंड तो बहुत ही फेमस है गाइस, हर एग्जाम में लगभग हीरा कुंड के बारे में पूछा जाता है। जैसे हीरा कुंड है, मैतूर है, अगर आपको या फिर नागार्जुन सागर, एक दो भी इनमें से कोई याद है तो भी आप इसको मैच द फॉलोइंग से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। जल्दी बताइए गाइस। सो गाइस चलिए मैं आपको बताती हूँ, जल्दी आ जाइए। गाइस जो हमारा ये मयूराक्षी है जो डैम, ये हमारा पश्चिम बंगाल में है गाइस। और जो हमारा मैतूर डैम है गाइस, ये तमिलनाडु में है। ये कावेरी नदी का डैम है गाइस, मैतूर डैम कावेरी नदी पे है। और जो हमारा नागार्जुन सागर डैम है गाइस, ये है हमारा आंध्र प्रदेश में। और जो हीराकुंड बांध है गाइस, वो आप लोगों को पता है कि ओडिशा में है, हीराकुंड बांध। सो देख लीजिए इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा होगा, एक। अच्छा, सो गाइस आपका ऑप्शन नंबर एक इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। म्यूराक्सी वेस्ट बंगाल में है, मैतूर है वो जो तमिलनाडु में है कावेरी नदी पे, नागार्जुन सागर जो आपका डैम है वो आंध्र प्रदेश में है, और जो हीराकुंड डैम है वो ओडिशा में है। हीराकुंड डैम आपका महानदी पे है ओडिशा में। जल्दी से चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 16। ये आपको और भी बहुत सारे जो डैम कहाँ पे हैं, किस स्टेट में है, किस रिवर पे, उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। हाँ गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत सारे हैं। और अगर आप ये डैम और ये रिवर और ये स्टेट याद कर लेते हो तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन जो आपका डैम, रिवर और स्टेट से आता है वो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला आपका। ये आपको सारी एक्सप्लेनेशन के साथ सारे डैम, रिवर, स्टेट का बताया हुआ है। आप इसका लो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आप 1 सेकंड के लिए इसको पॉज कर देती हूँ गाइस, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। जनगणना 2011 में भारत में किस जिले में उच्चतम या फिर हाई सेक्स रेशियो का जो सेक्स रेशियो थी वो अंकित की गई थी। तो गाइस इसका आप लोग देख सकते हैं, या तो जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा, आप बोल सकते हो कि लिटरेट होती है वो लोग, वहाँ पे हमारा जो सेक्स रेशियो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। या फिर जो ट्राइब्स एरिया है वहाँ पे इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती अबॉर्शन वगैरह की, या जो फीमेल होती है उसको अबॉर्ट नहीं करवा पाते क्योंकि वहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। या तो वहाँ पे आपको जो हमारा सेक्स रेशियो वो अच्छा मिलेगा यहाँ, या फिर वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे लोग बहुत ही हाईली लिटरेट हैं, जो लड़का और लड़की में भेद नहीं करते। सो गाइज इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा माहे पांडिचेरी। वहाँ पे आपका जो सेक्स रेशो है वो सबसे ज़्यादा है, देख लीजिए एक बार। माहे पांडिचेरी में जो हमारा सेक्स रेशो वो सबसे ज़्यादा है। ये जून 2015 में, दिसंबर में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था नेट का, सॉरी, जून 2015 में जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। देश में जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं उसमें जैसे माही पांडिचेरी, यहाँ 11,076 लिंगानुपात था। और जो अल्मोड़ा था वहाँ 11,042 था। और जो देश के निम्नतम लिंगानुपात वाले जिले, अगर आपसे जैसे का स्टेट पूछता तो आप लोगों को पता है कि हरियाणा स्टेट है जहाँ पे बहुत ही लो सेक्स रेशियो है। इसने आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो जैसे मैं आपको बताऊं, दमन है जिसमें 533 था, और एक लेह में है 383। जल्दी से चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको।
ये आप लोगों से वही फिर रिवर दी हुई है और उसके ऊपर बने हुए डैम दिए हैं एक साइड में। ये भी आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। रिवर को उसके डैम के साथ मैच कीजिए गाइस, जल्दी से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। ओके गाइस, सो जल्दी से चलो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कि जो दामोदर नदी है उसके ऊपर कोनार डैम बना हुआ है गाइस, और जो हमारी महानदी है उसके ऊपर हमारा जो नारस डैम है वो महानदी पे बना हुआ है। और जो चंबल नदी है हमारी, चंबल नदी के ऊपर हमारा गांधी सागर डैम बना है जो राजस्थान में बना है चंबल नदी पे। ये गांधी सागर है ना, ये राजस्थान में बना है चंबल नदी पे डैम। और जो सतलज है उसके ऊपर पोंग जो डैम है वो बना है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतलज नदी पे कौन सा डैम बना है, तो पोंग डैम है वो सतलज नदी पे बना है। इसकी भी देख लीजिए गाइस आप लोग, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही था। ये इसके साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी रिवर के ऊपर कौन सी रिवर पे कौन सा डैम है, ये बहुत सारी आप लोगों को लिस्ट दी हुई है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो रिवर और डैम का कोई क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला है। और आप लोग कोई भी एग्जाम में अगर रिवर और डैम का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आपको 101% आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। गाइस ये आपको वाटरफॉल दिए हुए हैं एक तरफ, और एक तरफ रिवर दी हुई है कि कौन सी रिवर पे आपका कौन सा वाटरफॉल बना है। सो जल्दी से बताइए गाइस कि आपकी कौन सी रिवर पे आपका कौन सा वाटरफॉल बना हुआ है गाइस। सो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से बताइए गाइस। सो गाइस देखिए आपका जो ये चूलिया है, चूलिया वाटरफॉल, ये बना हुआ आपका चंबल नदी पे। इसको आप याद करने के लिए ट्रिक यूज कर सकते हो, जैसे चूलिया में भी जो आपका फर्स्ट लेटर है वो च से है, और जो चंबल नदी है उसमें भी आपका च है। तो च को च से मैच करेंगे तो जो चूलिया है आपका वाटरफॉल वो चंबल नदी पे है। शिव सुंदरम बहुत ही फेमस वो है गाइस वाटरफॉल, इसका आप लोगों को पता होगा। ये बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम हो, नेट एग्जाम है, या फिर कोई भी एग्जाम, उसमें बार बार पूछा जाता है कि शिव सुंदरम कावेरी नदी पे बना है डैम। गाइस इसका आप लोगों को पता होगा। जो भेड़ा घाट है वो थोड़ा नया है, वो नर्मदा नदी पे है। आप लोगों को इसमें हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो। और जो स्वर्ण रेखा नदी है गाइस, ये भी बहुत ही इजी था। जो मुंड्रू है वो स्वर्ण रेखा पे नदी पे बना है, ये जो डैम है मुंड्रू। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए का 2, बी का 3। सो ऑप्शन नंबर 1। सो गाइज इसका आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सो चलिए चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। ये आपको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भारत के जो फेमस फेमस से वाटरफॉल है ना वो दिए हुए हैं। जैसे कर्नाटका में जो शरावती नदी है उस पे जोग जलप्रपात है, या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात है। और कावेरी नदी पे कौन सा वाटरफॉल है, या किस रिवर पे कौन सा, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको बाद में डिटेल्स से देख सकते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए गाइस। गाइस ये तो यहाँ पे आपकी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन सीरीज के साथ आप लोग थ्योरी भी बहुत अच्छे से करें, तो जो अजय सर है वो ज्योग्राफी के लिए गारंटीड बैच लेके आए हैं, जिसमें वो आपको थ्योरी इतने एक अच्छे तरीके से करवाते हैं गाइस कि अगर आप लोग वहाँ से थ्योरी करते हैं और फिर जो हाँ आप जैसे जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग यहाँ से करते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग है वो अपना जेआरएफ निकाल लेंगे। ना केवल जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम राजस्थान, हरियाणा और यूपी बहुत सारी स्टेट में वैकेंसी आई हुई है या फिर आने वाली हैं, तो वो एग्जाम भी आप साथ साथ क्वालिफाई कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही एक पीक टाइम बोल सकते हैं नेट और जेआरएफ के लिए भी, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। वहां से आप लोग थ्योरी कीजिए अजय सर से, और यहाँ से आप क्वेश्चन सीरीज से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस जल्दी से देखिए, जो अयोध्या है वो सरयू नदी पे है। आप लोगों ने पता होगा, हम बचपन से रामायण सुनते आए हैं। अयोध्या सरयू नदी पे है। हड़प्पा है गाइस, इस पे अभी अभी मूवी भी आई थी। तो यस गाइस आप लोगों को पता है कि इस पे मूवी भी आई थी। तो जो हमारा हड़प्पा है वो रावी नदी पे था। हड़प्पा रावी नदी पे था। जो मोहनजोदाड़ो है आपका वो सिंधु नदी पे है गाइस, पाकिस्तान में है। ये जो जगह ये है ना, जगह मोहनजोदाड़ो, ये पाकिस्तान में है आपकी सिंधु नदी पे। और जो ये है आपका शाहजहानाबाद, ये यमुना नदी पे है। यस गाइस इसका ऑप्शन देख लीजिए आप, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये मुगलों के टाइम पे ये जो शाहजहाबाद है इसको बसाया गया था।
इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन इसकी आपको आप लोगों को डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है गाइस, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में इसको देख लीजिएगा। चलिए गाइस, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से इसका ऑप्शन दीजिए। जल्दी से इसका ऑप्शन दीजिए गाइस। देखिए ये पूछ रहा है कि गंगा नदी कहाँ पे है। सो गाइस गंगा नदी पे ये पूछ रहा है कि कौन सा है जो कानपुर है वो कौन सी बस्ती किस रिवर पे बसी हुई है। आप लोगों को पता है कि गंगा जैसे यूपी स्टेट से होकर बहती है, और जो कानपुर है वो यूपी का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। जो हमारा कानपुर है वो गंगा नदी पे है गाइस। और ये है हमारा जो कृष्णा नदी के ऊपर हमारा जो कटक है वो बस्ती है। और जो ब्रह्मपुत्र है गाइस, ब्रह्मपुत्र पे हमारा तेजपुर जो बस्ती है वो बसी हुई है। और जो महानदी है, महानदी के ऊपर विजयवाड़ा। सॉरी, एक मिनट गाइस, ये मैंने आई थिंक गलत करवा दिया आपको। ये आपकी जो गंगा रिवर है ना गाइस, ये है आपकी गंगा रिवर पे आपका जो कानपुर बस्ती कानपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो गंगा रिवर पे है। और जो कृष्णा जो आपकी नदी है, उस कृष्णा नदी पे जैसे हमने पढ़ा है ना विजयवाड़ा, विजय साम्राज्य। यस यस, जो हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन हिस्ट्री से भी आता था, तभी मेरे को लगा कि मैंने थोड़ा सा इसको रॉन्ग बता दिया। जो आपका जो आपका विजयनगर था ना, ये कृष्णा नदी आपको पता है कि ये महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा नदी। और जो आपका विजय साम्राज्य था ये वहीं पे था। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पे ये जो तेजपुर डिस्ट्रिक्ट है ये इस ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और जो महानदी है ये ओडिशा में ये जो कटक है ये महानदी ओडिशा से प्रभावित होती है। और जो कटक है वो भी ओडिशा में ही है जगह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। सो गाइस देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर 4। यस, बिल्कुल 4 ही सही था। लगा मुझे कि मैं थोड़ा सा वो अ, लगा कि गलत है, तो आपको दोबारा से बता दिया। सो गाइस आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। सो आप लोग जैसा भी आपको लगा सेशन उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं गाइस। और ये सर की एक बुक है जो सर ए विक्टर ऑफ ज्योग्राफी, इसी से हमारी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है, आप सर की इस बुक को परचेज कर सकते हो। यहाँ से प्रैक्टिस के बाद अगर आपको आपको क्वेश्चन को फिर से दोबारा से देखना है या एक्सप्लेनेशन को, तो आप बुक से बुक आपको हार्ड कॉपी के रूप में मिल जाएगी। आप उसको बार बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं गाइज। और सर का जो बैच है गारंटीड बैच, उसमें आप ज्वाइन करके वहाँ से थ्योरी से और इस क्वेश्चन सीरीज से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आप यूजी ज्योग्राफी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। सो गाइज इसी के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।